हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो अब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को जानना चाहते हैं। यदि आप सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में हर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस एग्जाम का पैटर्न, इस एग्जाम से रिलेटेड सारी क्वेरी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक ऐसा वीडियो मैं चाह रहा हूं जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे हम आईएएस या आईपीएस का एग्जाम कह देते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। ये इसलिए वीडियो जरूरी है क्योंकि जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इस एग्जाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी अगर आपके परिचय में कोई है तो वो आपको बता देता है, और यदि कोई नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। आइए पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ। क्या यूनिक है इस प्लेटफॉर्म में? तो इस प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा यूनिक है कि आपको अपने चॉइस के एजुकेटर्स, अपने मर्जी से कोर्स कंप्लीट करने की फ्रीडम, और सबसे बड़ी बात, एक फिक्स टाइम लिमिट में कोर्स को कंप्लीट करके अपने रिवीजन और अपने प्रैक्टिस पर लगने का मौका मिलता है। ये सब्सक्रिप्शन मतलब एक प्रकार से एडमिशन जो आप लेना चाह रहे हैं, इसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी मिलती है। एक ही एडमिशन में, एक ही सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन क्योंकि ऑनलाइन में आप जब एडमिशन लेते हैं तो हम इसको जनरली सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। सीसेट, जीएस, करंट अफेयर, सारा कुछ। और ये जो ऑफर आप देख रहे हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। इसकी ओरिजिनल फीस है लगभग ऑनलाइन में 60,000 और ऑफलाइन में 2 लाख रुपए। लेकिन इस समय यूपीएससी के हर विद्यार्थी तक, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है, उन तक पहुंचने का हमारा यह प्रयास है, ताकि उन विद्यार्थियों को भी क्वालिटी एजुकेशन का मौका मिले, और यदि उनके अंदर प्रतिभा है तो वे अपने इस पूरे के पूरे लक्ष्य को हासिल कर सके। इस समय 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बाइलिंगुअल बैच मंजिल, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच अचीवर्स, और कंप्लीट हिंदी मीडियम बैच लक्ष्य। सब कुछ है इस बैच के अंतर्गत, प्री मेंस, टेस्ट सीरीज से लेकर हर चीज जो आप चाहते हैं। मैं आपको बस इतनी सी बात बता दूं कि इस बैच के अलावा आने वाले जितने बैच होंगे या पिछले जितने बैच होंगे, सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, रिकॉर्ड करके बाद में भी देख सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है। साथ ही साथ 2026 की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सही टाइम है जब आप बहुत बेहतर तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसलिए हम लेकर आ रहे हैं नीव या फाउंडेशन बैच, जिसमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे 2026 के विद्यार्थियों के लिए। क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम उन विद्यार्थियों को डेडिकेट है जो आपके परिचय में यदि कोई है जिनका प्री निकल गया है तो उन्हें जरूर सूचित करिएगा कि प्री निकलने के बाद वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक और नई चीज मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी एक और नए तरीके का ऑफर या सब्सक्रिप्शन मैं कहूंगा कि आपके लिए लाई है। क्या है ये नया? कई विद्यार्थी ये बात महसूस करते हैं कि अगर तैयारी के दौरान उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उन्हें समय समय पर गाइड करे, एक मेंटर्स की तरह आपको सारी चीजें बताते चले, आपके आंसर चेक करते चले, तो आइकॉनिक टाइप का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मेंटर्स मिलता है। इसमें ऑलरेडी डेली आंसर राइटिंग का था फीचर्स, अभी भी है। मेंटरशिप के अलावा आपको 20 जीएस पीडीएफ बुकलेट मिलती है। आप सीधे डाउट पूछ सकते हैं अपने मेंटर से। लेकिन अब नई चीजें आ गई हैं कि क्विक रिवीजन मॉड्यूल भी आपको दिया जा रहा है। एआई बेस्ड आंसर इवेल्युएशन का एक नया फीचर आ गया है, और एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडेंस का भी नया फीचर आ चुका है। इसे भी आप जुड़कर अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। इसका फीस थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ही हाई होती है।
अगर आप ऑफलाइन में ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढना चाहे तो मिलेगा नहीं, और इसकी फीस अगर मिल जाता तो ये लगभग 3-3.5 लाख का कोर्स होता। ये इस समय अनअकैडमी पर मिनिमम 45,000 तक में उपलब्ध है। ऑप्शनल की क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये क्या चीज है जो पूरे YouTube पर लोग कई बार आप जैसे विद्यार्थी भी तलाश करते रहते हैं। इसे हमारे देश में सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, दुनिया की भी ये लगभग सबसे कठिन परीक्षा ही है, क्योंकि दुनिया की इससे ज्यादा कठिन परीक्षा जो एक मानी जाती है वो कोई परीक्षा ना होकर एक प्रकार से नौकरी के लिए योग्यता है। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा यही मानी जाती है। इसको एक संस्था कंडक्ट कराती है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हमारे देश में दिल्ली में एक संस्था है जिसको संविधान में ही, मतलब हमारे देश के कानून में ही इसको जिम्मेदारी दी गई है ऐसी परीक्षाएं कराने की। ये ऐसी कई परीक्षाएं लेती है, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको हम कहते हैं कि यह एक प्रकार से सिविल सेवा जो होती है जिसके लिए विद्यार्थी जाना चाहते हैं आईएएस आईपीएस में, इसी में अगर आप पास होंगे तो आपको आईएएस का पद मिलता है। आईएएस नाम की परीक्षा नहीं होती बल्कि आईएएस एक पद होता है, आईपीएस नाम का पद मिलता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें आप रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कई अलग अलग सर्विसेज इसमें ज्वाइन कर सकते हैं यदि ये एग्जाम आप पास करते हैं तो। हम आज इसी एग्जाम पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन यूपीएससी इसके अलावा एक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर की भी एग्जाम लेती है। ये भी काफी अच्छी एग्जाम मानी जाती है। इसी के तरह तर्ज पर यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम लेती है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की एग्जाम भी लेती है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जाम भी लेती है। यूपीएससी का काम ही है एग्जाम लेना। हम जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। इसे सामान्य बोलचाल में लोग यूपीएससी या आईएएस का एग्जाम कह देते हैं, लेकिन ना तो ये यूपीएससी का एग्जाम है ना ये आईएएस का एग्जाम है, बल्कि रियल में सिविल सर्विस एग्जाम है जिसमें यूपीएससी संस्था है और आईएएस एक पद है और एग्जाम का नाम सिविल सर्विस एग्जाम है। सिविल सर्विस एग्जाम हर वर्ष होती है। सबसे पहली बात, इसके फॉर्म जनरली आते हैं फरवरी महीने के भीतर। फरवरी में इसके फॉर्म आते हैं, में भी कभी कभी जनवरी के लास्ट वीक में भी आपको मिल सकता है, पर मोटे तौर पर फरवरी में इसके फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म भरने के 3 महीने के बाद इसका पहला एग्जाम होता है जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट या हम सामान्यतः विद्यार्थी को मैं बताता हूं पीटी, तो इसको पीटी का एग्जाम कहते हैं। ये मई के महीने में आपका होने वाला एग्जाम होता है और मई के महीने में एक दिन में होने वाला ये एग्जाम है। क्या होगा पीटी में हम देखते चलेंगे। साल में एक ही बार एग्जाम होता है क्योंकि एग्जाम का प्रोसेस ही लगभग 1 साल का है पूरा। फिर इसका दूसरा प्रोसेस होता है मेंस, इसको लिखित परीक्षा कहते हैं। ये सितंबर के महीने में होती है, सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने तक चल सकती है। 5 दिन तक ये परीक्षा चलती है, एक एक दिन में 2-2 पेपर भी होते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। ये 30 से 45 मिनट तक की आपकी 5 लोगों के सामने बातचीत होती है और ये लगभग होता है जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक चला जाता है इसमें। और फिर फाइनल रिजल्ट आता है मई एग्जाम जो अगले साल का होगा उससे 10 दिन पहले फाइनल रिजल्ट आ जाता है और फिर जो लोग पास हो जाते हैं वो उस साल के लिए चुन लिए जाते हैं और जो फेल हो जाते हैं वो फिर या तो अगले साल की तैयारी के लिए लग जाते हैं या वह फिर अपना दूसरा विकल्प तलाशने लग जाते हैं। अब जरा समझिएगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वो 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में होने वाला यह जो एग्जाम है, पहली चरण में होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प आपको चुनना होता है। दूसरा होता है मेंस, जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे आपने कक्षा 10वीं 12वीं में आंसर लिखे थे वैसे ही आपको पेपर लिखना होता है। और तीसरा एग्जाम होता है इंटरव्यू, जिसमें आपको केवल अपने सवालों के जवाब बोर्ड के समक्ष देने होते हैं।
हर एग्जाम की अपनी अपनी नीड है, हर स्टेप की अपनी अपनी नीड है। याद रखिएगा कि जिस जगह पर आप फेल हो जाएंगे, कहानी वापस जीरो से ही शुरू होगी। ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि सेकंड ईयर में फेल हुए तो फिर से सेकंड ईयर का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कहानी वापस फर्स्ट ईयर से आ जाएगी, मतलब कहानी वापस पीटी से शुरू हो जाएगी, फिर से आपको वही स्टेप क्रॉस करनी पड़ेगी। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पर आते हैं कि पीटी में क्या होता है। पीटी का मतलब होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा। इसमें यूपीएससी संडे के दिन ये परीक्षा सामान्यतः कंडक्ट कराती है। जब भी मई के महीने में कराएगी तो रविवार को कराएगी। इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं। एक पेपर को जनरल स्टडी का पेपर कहते हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर कहते हैं, पर यूपीएससी इसका नाम रखती है पेपर 1। इसको यूपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट का पेपर 1 कहती है। और दूसरे पेपर को हम कहते हैं सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम सी सेट या यूपीएससी इसको कहती है पेपर 2। इस पेपर 1 में 100 प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, मतलब 200 अंक का ये पेपर होता है। अगर आप सही उत्तर करेंगे तो आपको दिया जाता है 2 अंक, लेकिन अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो 1/3 माइनस किया जाता है। 0.67 मार्क्स काट दिए जाते हैं यदि आपके प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। यदि आप प्रश्न छोड़ देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी जगह पर हम कह सकते हैं कि सवाल स्किप कर दिया, मतलब आपको ना माइनस होगा ना प्लस कुछ दिया जाएगा। अब यहां एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाता है, तो सामान्य अध्ययन में सामान्यतः एक इतिहास का विषय पूछा जाता है, भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। कला और संस्कृति पूछी जाती है कि भारत में मंदिर कैसे है, भारत में स्थापत्य कला कैसी रही प्राचीन से आधुनिक तक में। चित्रकला, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं। फिलॉसफी, भारत के दर्शन अलग अलग धर्म के क्या हैं उस पर बातचीत आती है। फिर इसमें भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है। ज्योग्राफी में भी कई प्रकार की ज्योग्राफी है। भौतिक भूगोल होते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, वायुमंडल की स्ट्रक्चर कैसे है, महासागरीय संरचनाएं कैसी हैं। फिर भारत का भूगोल भी पढ़ना होता है, भारत की संरचनाओं के बारे में, भारत में मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ना होता है। फिर पूछा जाता है इसमें पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। याद रखना, पॉलिटिक्स मत बोला करिए। जो नए विद्यार्थी होते हैं वो कई बार कहते हैं कि यूपीएससी में पॉलिटिक्स पूछा जाता है। यूपीएससी में पॉलिटी पूछा जाता है, राज्य व्यवस्था। राजनीति का मतलब होता है कि कौन सी पार्टी क्या निर्णय ले रही है, सरकार कैसे निर्णय ले रही है। लेकिन राज्य व्यवस्था में संविधान क्या कहता है, संविधान के अनुसार क्या शक्तियां सरकार को दी गई हैं, सरकार की जवाबदेहिता क्या है, न्यायपालिका की जवाबदेहिता क्या है, या फिर मैं कह सकता हूं कि न्यायपालिका के साथ साथ संसद की जिम्मेदारियां क्या है, राज्य में विधानसभाओं की जिम्मेदारियां क्या है। ये सारे पहलू हमें इसमें पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था, ये इंडियन पॉलिटी नाम की किताब से हम कवर कर सकते हैं। फिर इसमें पूछा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे कि भारत अमेरिकी संबंध कैसे हैं, भारत नेपाल संबंध कैसे हैं, अगर कोई समझौता भारत ने किसी देश के साथ किया होगा तो उसके बारे में आपको जवाब देना पड़ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव सवालों के रूप में। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाती है, इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है। इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता, बल्कि इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, व्यवस्था पूछी जाती है। आपके मन में एक सवाल आया होगा, जब मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी तो मेरे मन में एक सवाल होता था कि सरकार नोट छापकर गरीबी क्यों नहीं दूर कर लेती। तो आपको पता चलेगा कि आखिर नोट छापने का क्या प्रभाव होगा, क्या सरकार के नियम है नोट छापने के। आरबीआई जो देश में बैंकों का रेगुलेशन करती है, ये कैसी संस्था है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे देश में देश के सरकार टैक्स कैसे वसूलती है, कौन कौन से टैक्स वसूल करती है, देश के लोग कुल कितनी कमाई करती है। हर सवाल के जवाब आपको इसमें मिल जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद सामान्य विज्ञान नाम का एक विषय है। पिछले कुछ वर्षों से इसके सवाल कम होते जा रहे हैं। जनरल साइंस हम कहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी इसमें पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है।
याद रखिएगा कि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होता है, लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है कि हमारे इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 1, 2, 3 भेजा गया उसके क्या लक्ष्य थे, मंगलयान का क्या मकसद था, हमारा जो इसरो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर डिफेंस पढ़ना पड़ता है कि हमारे पास कौन कौन से लड़ाकू विमान है, हमारे देश में कौन कौन सी अलग अलग प्रकार के हम कहेंगे बंदूकें हैं, गन है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में और कौन सी तकनीक हमारे पास आ गई है। साथ ही साथ इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजी को इसमें पढ़ना होता है। और फिर होता है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आजकल आप देख रहे होंगे कि गर्मी कितनी बढ़ गई है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैसे मैं जिस कमरे में हूं वहां एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा गीला हूं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट में पढ़ना होता है कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, ओजोन का क्षरण क्या होता है, हमारे दुनिया भर में अलग अलग प्रकार के जीव जो मिलते हैं उनको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो इसकी क्या खासियत होती है, थोड़ा गहराई में पढ़ना होता है। भले ही यूपीएससी कहती है कि गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में करंट अफेयर, जिसको समसामयिकी कहते हैं। पर करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता है कि कौन सी अभिनेत्री ने किस अभिनेता के बारे में क्या कहा। पेज 3 पर जो खबरें आती हैं कि क्या बॉलीवुड में चल रहा है, क्रिकेट में किस खिलाड़ी का किसके साथ विवाह हो रहा है, ये करंट अफेयर नहीं होता है, ये मूर्खता होती है। और ना ही करंट अफेयर ये होता है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा राहुल गांधी के बारे में, या फिर दुनिया में जो आजकल चल रहा है कि किसी भी नेता को किसी भी नेता के सामने क्या दिखाया जा रहा है। बल्कि करंट अफेयर का मतलब होता है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में क्या कोई निर्णय दिया है, क्या आरबीआई ने कोई नई पॉलिसी अपनाई है, क्या संसद में कोई नया कानून आया है, क्या हमारे देश की सरकार कोई नई योजना लेकर आ गई है, या सरकार की कोई नई पॉलिसी आ रही है, या सरकार ने किसी प्रकार से कोई नया कार्यक्रम लाया है। इस प्रकार की पहलुओं पर हमें ध्यान देना होता है। मतलब मोटे तौर पर यदि मैं आपसे कहूं तो करंट अफेयर काफी विस्तार पूर्वक होता है। तो इस पर इन सभी विषयों को मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर विषय से कुछ पूछा ही जाए। कभी कभी ऐसा हुआ है कि एक विषय से बहुत सारे प्रश्न आए और दूसरे से कुछ भी नहीं आए, तो ये बदलता रहता है। हम वापस लौट रहे हैं, हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में जान रहे हैं। हमने जाना कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहली परीक्षा को प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं, दूसरी परीक्षा को मेंस की या मुख्य परीक्षा कहते हैं, तीसरे को इंटरव्यू कहते हैं। हमने जाना कि यह परीक्षा जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है ये मई में संडे के दिन होता है। हर साल मई के किसी न किसी एक संडे को रहता है। साल में एक ही बार ये प्रिलिमिनरी परीक्षा होती है और इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक का नाम है पेपर 1 जिसको जनरल स्टडी कहते हैं, और एक का नाम है पेपर 2 जिसको सी सेट कहते हैं। जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होते हैं 2-2 अंकों के, और माइनस मार्किंग भी 1/3 की होती है। ये विषय होते हैं जिनसे ये सवाल पूछे जाते हैं। सी सेट की अगर हम बातचीत करें तो यह बहुत ही अद्भुत पेपर है। इसमें 80 सवाल आते हैं, हर सवाल 2.5 नंबर का होता है, और यह भी 200 नंबर का पेपर होता है। और इसी में याद रखिएगा कि यहां पर भी +2.5 और -83 काटा जाता है यदि आपने माइनस कोई गलत क्वेश्चन कर दिया तो। छोड़ने पर कोई माइनस मार्किंग नहीं है। सी सेट में पूछे जाते 5 विषय, मैथ से जुड़े हुए 10वीं का मैथ्स ही आता है इसमें। रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्न आते। रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, डायरेक्शन जैसे सवाल, या फिर बचपन सामान्य गुजरा होगा तो नवोदय के एग्जाम में भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डाटा सफिशिएंसी नए पैटर्न के सवाल हैं। और गद्यांश पर आधारित कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपने कक्षा 10वीं में देखा होगा अंग्रेजी का गद्यांश आता था, इसमें हिंदी का आता है। हिंदी वालों के लिए, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी का आएगा। तो गद्यांश आएगा, उस पर एक प्रश्न पूछा जाता है। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि इस पेपर में 33% की ही जरूरत है पास होने के लिए। इसका फिक्स्ड कट ऑफ है कि 33% आना चाहिए। अगर 33% से कम आया तो आप फेल माने जाओगे, मतलब आपका प्रीलिम्स खत्म हो गया। इसमें कितने भी ज्यादा नंबर आ जाए, 200 में से 200 आ जाए तब भी कोई काम के नहीं है। हाँ, लेकिन 200 में से 66 नहीं आए तो नुकसान होगा। मतलब ये पेपर आपको पास तो नहीं कराता, लेकिन ये पेपर आपको फेल कराता है। इसलिए इसका 66 मार्क्स लाना जरूरी है।
पिछले 3 वर्षों में पेपर बहुत कठिन हो गया है और कई विद्यार्थी इसमें तो पास हो जा रहे हैं लेकिन इसको पास नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पास तो नहीं कराता, ये फेल कराता, इसलिए इसको क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं। और यहां पर कट ऑफ जाता है 100 में 200 में से जनरली जो कट ऑफ गया है वो 75 से लेकर 100 नंबर के बीच में जाता है। सबसे लोएस्ट कट ऑफ 75 का गया है और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वैसे तो 105 तक भी गया हुआ है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहे तो 90 नंबर के आसपास कट ऑफ जाता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि आपने कक्षा 10वीं 12वीं में 90% लाए होंगे, आपने कक्षा 10वीं में 95% लाए होंगे और तब भी आपको मोहल्ले वालों ने रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में आप 200 में से केवल 90-95 नंबर लाइए, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगी। आप इसी से इस परीक्षा की कठिनाई का अंदाजा लगा सकते। लेकिन क्या सच में परीक्षा कठिन है? नहीं। वास्तविक रूप में परीक्षा मेहनत मांगती है, लगातार पढ़ाई मांगती है। वास्तविक रूप में परीक्षा आपकी कंटिन्यूटी को चेक करती है, आपकी इंटेलिजेंसी को चेक करती है, क्योंकि मेमोरी अच्छे वाले लोगों के लिए परीक्षा में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया ये बदल सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है रियल में कि कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। जैसे अभी आप लोग नीट के बारे में भी देखते होंगे, जो चलता रहता है, कट ऑफ वेरी होता है पर इतने दायरे के बीच में रहता है। तो जो व्यक्ति 100 क्वेश्चनों में 45 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन के आसपास सही कर लेता है कट पिट के, वो पास हो जाता है पहली परीक्षा। अब यहां एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, प्रिलिमिनरी परीक्षा में मान लेते हैं कि यूपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की मतलब अपनी जानकारी दी कि इस साल वो परीक्षा लेने के लिए कितने बच्चों को सेलेक्ट करेगी। तो विज्ञप्ति में कहते हैं सीट कितनी आई, मान लो कि 1000 सीट आ गई, तो यूपीएससी प्रिलिमिनरी परीक्षा में लगभग 13,000 से 14,000 बच्चों को चयन करती है। मतलब जो पहली पेपर होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, उसमें मात्र 13 से 14,000 बच्चे पास होते हैं यदि 1000 सीटें वहां पर हो तो। याद रखिएगा, अगर 800 सीटें हैं तो उसका 13-14 गुना कर लीजिएगा, तो लगभग फिर 10,000 11,000 बच्चे ही पास होंगे। अगर सीटें मान लीजिए और भी ज्यादा आ गई, जैसे अभी तक ज्यादा से ज्यादा सीटें 1400 आई हैं, अगर 1400-1500 सीटें आ जाती है तो 20,000 बच्चे तक प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन 2004-5 जैसा दौर भी आ सकता है जब केवल 350-400 सीटें आती थी। अगर 400 सीटें आई तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 6-7 हजार बच्चे ही परीक्षा पास कर पाएंगे। तो कितनी सीटें आती है उसके अनुसार प्रीलिम्स में बच्चे चयनित होते हैं। प्रीलिम्स में जो पहली परीक्षा होती है उसमें फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी लगभग 8 से 10 लाख होते हैं, लेकिन सारे परीक्षा देने नहीं जाते। कई लोग तो फॉर्म केवल हवाबाजी और शादी के लिए भर देते हैं, लेकिन परीक्षा देने केवल 4 से 6 लाख विद्यार्थी ही जाते हैं। पर इसका बड़ा कारण यह नहीं है कि शादी के लिए ही फॉर्म भरते हैं, इसका बड़ा कारण है प्रीलिमिनरी परीक्षा देने की लिमिट। याद रखिएगा, जो पीटी की परीक्षा है, जनरल कैटेगरी वाला विद्यार्थी अगर है तो वो मात्र 6 बार ही परीक्षा दे सकता है 21 से 32 साल की उम्र में। 32 खत्म हुआ फिर उसने भली ना दी हो, खत्म हो गए अटेम्प्ट उसके। जो ओबीसी का विद्यार्थी होता है, पिछड़े वर्ग का, वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है 21 से 35 साल की उम्र में। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं 21 से 37 साल की उम्र में। तो मोटे तौर पर अटेम्प्ट लिमिटेड होते हैं, एससी एसटी को छोड़ दीजिए, पर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए। और इसीलिए वो अपने अटेम्प्ट बचाता है, जब उसको लगता है कि उसकी प्रिपरेशन ठीक है उसी समय वो परीक्षा देता है। फॉर्म भरने से आपको किसी भी प्रकार के अटेम्प्ट काउंट नहीं होते, इसलिए फॉर्म भरने वाले विद्यार्थी जनरली ज्यादा होते हैं, लेकिन परीक्षा देने वाले विद्यार्थी कम होते हैं। तो अभी तक आपको यह पता चला कि प्रीलिमिनरी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। आपको यह पता चला कि दोनों पेपरों में क्या पूछा जाता है, कितने अंकों का पेपर होता है। आपको यह भी पता चला कि कट ऑफ कितना जाता है। आपको यह भी पता चला कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो पास तो नहीं करा सकता, फेल कराता है। और आपको यह भी पता चला कि कट ऑफ कितना रहेगा। आपको यह पता चला कि सीटें कितनी, उसके अनुसार पहली परीक्षा में बच्चे पास होते हैं। जो फेल हो जाते हैं फिर वो वापस अपनी कहानी जीरो से तैयारी शुरू करेंगे और अगले साल इंतजार करेंगे। लेकिन अब जो विद्यार्थी पास हो गए हैं वे लोग मेंस के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात,
मेंस या मुख्य परीक्षा की अब वो तैयारी करेंगे। कितना मौका मिलता है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए? तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मात्र 100 दिनों का गैप देती है। कभी 100 दिनों का गैप देती है, कभी कभी तो केवल 90 दिनों का ही गैप दे देती है। ये यूपीएससी पर डिपेंड करता है कि उसने क्या प्लानिंग की है इस बार पेपर लेने की। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यूपीएससी अपने अनुसार डिसाइड करती है कि अब उसको पैटर्न क्या रखना है, कितना गैप देना है। तो 100 दिन 90 दिन मान के चलना। इसलिए अगर आप सोच रहे कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी 9 पेपर लेने वाली है। अब 9 पेपर 100 दिनों में, किसी माई का लाल में, किसी माई के लाल में और माई की लाली में, किसी गुदड़ी के लाल में और किसी गुदड़ी की लाली में ये काबिलियत नहीं है कि वो इन 100 दिनों में पूरा मेंस तैयार कर ले। हो ही नहीं सकता है। इसलिए जितने विद्यार्थी चयनित होते हैं वे सारे विद्यार्थी प्रीलिम से पहले मेंस की भी तैयारी कर लेते हैं। 100 दिनों में कुछ इक्का दुक्का विषय रहने देते हैं जो वो 100 दिन में जब गैप मिलेगा उस समय वो कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अब जरा मुख्य परीक्षा पर आते हैं। इस परीक्षा को लिखित रूप में लिया जाएगा। क्या सभी लोग देंगे? क्या नहीं, जो प्रीलिम्स की परीक्षा में पास हुए थे केवल वही लोग देते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि 7 पेपर होते हैं। 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडी के, 1 पेपर होता है निबंध का, 2 ऐसे का पेपर, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, वैकल्पिक विषय के। अब ऑप्शनल का पेपर मतलब क्या है सर? जब आप पहली बार फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, तो यूपीएससी आपसे पूछती है कि आप मुख्य परीक्षा में कौन सा ऑप्शनल रखना चाहते हैं। यूपीएससी लगभग 40 से ज्यादा विषय आपके सामने रखती है, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, हिस्ट्री, या फिर मैं कह सकता हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, ऐसे 40 से ज्यादा विषय आपके सामने रखती है। आप उनमें से अपनी पसंद का कोई भी एक विषय चुन लेते हैं। याद रखिएगा, विषय वही चुना जाता है जिसको आप तैयार करना चाहते हैं। इसका निर्णय बहुत सोच समझ के लेना होता है जो चयन होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में नंबर सबसे ज्यादा आते हैं और इसी से रैंक ऊपर जाती है या इसी से आप नीचे रैंक पर आ जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई है तो हम मानते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑप्शनल का डिसीजन। इसलिए ऑप्शनल का डिसीजन विद्यार्थी को मैं तब कहता हूं कि आप चाहे तो कुछ जीएस के पेपर हल कर लीजिए, जीएस के सब्जेक्ट कुछ कवर कर लीजिए जो मैंने आपको दिखाए थे प्रीलिम्स वाले, उसके बाद सोच लेना। या फिर अधिकतर बच्चे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में जो होता है वही सब्जेक्ट ले लेते हैं। पर यहां एक चीज क्लियर कर दूं, ऑप्शनल के विषय में आप अपनी चॉइस कोई भी रख सकते हैं। भले आपने कॉमर्स पढ़ा हो और आप इधर हिस्ट्री रख सकते हैं, आपने कॉमर्स पढ़ा हो आप जूलॉजी भी ले सकते हैं, आपने बॉटनी पढ़ा हो और आप मैथमेटिक्स भी ऑप्शनल ले सकते हैं। इसकी पूरी फ्रीडम होती है। पर जनरली मतलब ऑप्शनल लेना कोई मजाक नहीं, हम जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं वो दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं की बात है। तो ऑप्शनल सोच समझ के लेना होता है। या तो आपने उसमें ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, पीएचडी किया हो, या फिर आपको कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए जो फलाना ऑप्शनल बढ़िया से पढ़ा सकता है। तो कई बार विद्यार्थी ऐसे ऑप्शनल को चुन लेते हैं जिसमें वो बेहतर तरीके से अच्छा एजुकेटर ढूंढ लेते हैं। यह एक और बड़ी बात, ये ऑप्शनल का जो पेपर होता है इसकी भी तैयारी प्रीलिम्स के साथ ही पहले ही कर ली जाती है, क्योंकि 3 महीने में ये पेपर भी तैयार नहीं हो सकता है। तो 4 और 1 5 और 2 7 पेपर हुए। 2 पेपर होते हैं जिसको क्वालिफाइंग पेपर कहा जाता है। ये पास तो नहीं कराते लेकिन ये फेल करा सकते हैं, मतलब इनके नंबर नहीं जुड़ते। एक पेपर होता है हिंदी का, हिंदी की जगह पर आप अगर तमिलनाडु से है तो आप तमिल भी लिख सकते हैं, तमिल का चुनाव कर सकते हैं, गुजरात से तो गुजराती का, अगर आप महाराष्ट्र से तो मराठी भी ले सकते हैं। पर अधिकतर लोग हिंदी, तमिल, गुजराती, मराठी जो भी भारत में भाषाएं चलती है उनमें से अधिकतर के ऑप्शन यहां मिलते हैं। एक पेपर ये देना होता है, ये 300 नंबर का पेपर होता है, इसमें 75 मार्क्स लाना जरूरी है।
यदि इसमें 75 मार्क्स नहीं आते तो आप फेल माने जाते हैं, फिर आपके पेपर ही चेक नहीं करते, वो यूपीएससी वाले मेंस के पेपर देखते ही नहीं आपके। और दूसरा, सभी के लिए इंग्लिश का पेपर होता है, यहां ऑप्शन मिलते, यहां नहीं मिलते। सभी को इंग्लिश का पेपर हल करना पड़ता है, 300 नंबर का मेंस का पेपर, इसमें भी 75 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपने 75 मार्क्स नहीं लाए तो आप इसमें फेल घोषित कर दिए जाओगे, मतलब पूरा पेपर ही बेकार हो गया। कई विद्यार्थी होते हैं फेल, इसमें भी फेल होते हैं और इसमें भी फेल होते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। कई विद्यार्थी कई बार हिंदी में ही फेल हो जाते हैं, इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। कॉमन सी है, मतलब परीक्षा है भाई, तो परीक्षाओं में पास फेल तो चलता रहेगा। अब यहां जरा अंकों पर गौर करते। 4 पेपर जनरल स्टडी के होते हैं, एक एक पेपर 250 नंबर का होता है। 1000 नंबर के जनरल स्टडी के पेपर होते हैं। निबंध भी 250 नंबर का होता है और ऑप्शनल के 2 पेपर 250 नंबर के होते हैं। 1750 नंबर का मेंस होता है, मतलब क्योंकि ये जो 2 पेपर इसके नंबर तो जुड़ेंगे नहीं। 1750 नंबर। यहां मैं आपको सच्चाइयां बता दूं, देखो भले ही आपने अपने कक्षा 12वीं में राज्य के टॉपर रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर रहे होंगे, आपने कहा होगा कि 90-95% तो मैं यूं ही ला लेता था या यूं ही ला लेती थी। यहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1000 में से 400 नंबर भी लेकर आ गए तो आप टॉपर माने जाओगे। यहां निबंध में लगभग 120-125 नंबर आ गए तो बहुत अच्छे नंबर, टॉपर के नंबर हैं। और ऑप्शनल में अगर 300-320 नंबर आ गए तो टॉपर के नंबर हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगर 850 या मतलब मैं कहूंगा 400, 300, 700 और 800, 800 से 850 नंबर लेकर आ जाते हैं तो आप इस परीक्षा को पास कर गए हैं, ऐसा माना जाता है। यहां भी लगभग 50% नंबर लाने पर आप पास मान लिए जाते हैं, यह भी आपको समझना पड़ेगा। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सरल नहीं होता है। यहां जो पेपर होगा उस पेपर को मैं आपको बता दूं, इस पेपर में पूरी तरह से ना तो मतलब कोई ऑब्लिक ऑप्शन दिया जाता है जीएस के पेपर में कि पहला नहीं तो दूसरा, जैसे कॉलेज में होता है 5 में से 4 कर लीजिए, 4 में से 3 कर लीजिए, यहां ऐसा कुछ नहीं होता। पहला क्वेश्चन है करना ही है, दूसरा है करना ही है, तीसरा है करना ही है। 20 सवाल आते हैं इस पेपरों में, 20 सवाल आते हैं जीएस के और हर सवाल में 10 सवाल होते हैं 10-10 नंबर के। 150 शब्दों में आंसर लिखना होता है। 10 सवाल आते हैं 15-15 नंबर के, 250 शब्दों में आंसर लिखना होता है। 15 नंबर का है तो 250 शब्दों का होगा, 10 नंबर का है तो 150 शब्दों का होगा। इस तरीके से 250 अंक के लिए आपको 4000 शब्दों में उत्तर लिखने होते पूरे। मतलब कोई प्रश्न छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्कोर याद रखिएगा कि चारों पेपरों में एटलीस्ट हर पेपर में 10% मतलब 25 नंबर आना जरूरी है। अगर किसी विद्यार्थी के ऐसा हुआ नहीं वैसे आज तक, किसी विद्यार्थी के मान लो 200 नंबर एक पेपर में आ गए और दूसरे पेपर में उसके केवल 20 नंबर आए तो वो फेल मान लिया जाता है। ये बता दूं मैं कि 10% हर एक पेपर में लाना कंपलसरी होता है। आ जाते इतने तो मतलब कर लेते थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई की है बच्चे ने, क्योंकि प्रीलिम्स निकाला है तो इतनी औकात तो रखेगा कि 10% लाएगा ही। जनरली ऐसा होता नहीं है। वैसे निबंध में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, 125 नंबर के 2 निबंध। उसमें आपको निबंध में ऑप्शन मिलते हैं, 125 अंकों के 2 निबंध लिखने होते, 800 से 1000 शब्द में। 800 से 1000 शब्द में ये निबंध लिखने होते हैं। और यहां ऑप्शन मिलेंगे, पहले निबंध में 4 और निबंध मिलेंगे, उसमें से कोई एक लिखना होगा। दूसरे में 4 निबंध मिलेंगे, उसमें से कोई एक लिखना होगा। और मेंस में जो ऑप्शनल होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। हर पेपर में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 5 प्रश्न हल करने होते हैं। तो ऑप्शनल के पेपर में भी आपको एक तरीके से विकल्प मिलते हैं कि आप कुछ सवाल छोड़ सकते हैं और कुछ सवाल लिख सकते हैं। यहां आपको मैं बता दूं कि 800 850 नंबर टॉपर के हैं, वैसे 750 नंबर भी आ गए तो पास मान लिए जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। कितने विद्यार्थी इसमें पास होंगे, तो मान लेते हैं 1000 सीट आई थी।
तो 13 से 14 गुना विद्यार्थी चुने गए प्रीलिम्स में, मान लेते 14,000। इन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा पास की। अब इनमें से 3,000 बच्चे पास कराए जाएंगे। 3,000 से लेकर 2,500 ही मान के चलना, कभी कभी 2.5 गुना बच्चों को निकाला जाता है जितनी सीट्स होती हैं। हम इसको कहते हैं कि ये मेंस पास हो गए। अब अगर ये मेंस पास हो गए हैं तो अब इनका लिया जाएगा साक्षात्कार। अब इनका होगा इंटरव्यू। अब थोड़ा सा इंटरव्यू पर भी आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया है, उसे सुन लीजिए। यहां मैं आपको बता दूं कि जनरल स्टडी और निबंध का पेपर आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं और ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं, या आप इसको इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं और ऑप्शनल हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। यहां पर आप गुजराती मीडियम में लिख सकते हैं और ऑप्शनल हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। यहां पर आप तमिल मीडियम में लिख सकते हैं और ऑप्शनल दूसरे मीडियम में लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन होता है। या आप पूरे पेपर तमिल में लिख सकते हैं, पूरे पेपर गुजराती में लिख सकते हैं, पूरे पेपर मराठी में लिख सकते हैं, पूरे पेपर तेलुगु में लिख सकते हैं, पूरे पेपर मलयालम में लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। मतलब मेंस में ऐसा नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश के ही मीडियम होते हैं, आप कोई भी मीडियम ले सकते हैं। जिस मीडियम में आप कंफर्ट महसूस करेंगे उस मीडियम को चुनिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में क्या होता है। तो इंटरव्यू जो होता है, जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, यहां पर आपको 30 से 45 मिनट तक बातचीत की जाती है। आपकी योग्यता नहीं परखी जाती, बल्कि आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, आपके जवाब देने की क्षमताएं देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये देखा जाता है, पसीना बहुत आ रहा है, साथ ही साथ ये देखा जाता है कि उस विद्यार्थी का पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है। 275 अंकों का यह होता है 275 का, और इसमें नंबर दिए जाते हैं 60 से लेकर 210 अंकों के बीच में। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस तो 210 और बहुत खराब परफॉर्मेंस तो 60 नंबर मिल ही जाते हैं। मतलब इतना नंबर आपको मिलता ही है। अब मैं आपको यहां एक और चीज बता दूं कि 275 मार्क्स में से ये जो नंबर आते हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता। रियल में इंटरव्यू में नंबर कम आ गए तो ओवरऑल स्कोर कम हो गया टोटल जोड़कर, क्योंकि 1750 में से कितना आया था वो इधर स्कोर आ गया, फिर 275 275 मार्क्स के इंटरव्यू का स्कोर आ गया, दोनों को जोड़कर टोटल कितना हुआ उसी से सिलेक्शन तय होगा। तो इसका मतलब है कि वो इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ, बल्कि उसका ओवरऑल स्कोर खराब हुआ। हो सकता है मेंस में नंबर कम आ गए थे, इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आए थे। हो सकता है मेंस में कम नंबर आ गए, इंटरव्यू में खराब नंबर आ गए। तो इससे आपकी रैंक अफेक्ट हो सकती है, इससे आप फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अब इस परीक्षा में मैं बता दूं आप लोगों को कि इंटरव्यू के बाद फाइनली 1,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। अब ये 1,000 बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं ना, ये सारे आईएएस नहीं बनते हैं, क्योंकि हर साल सीटें आती हैं और पता चलता है कि कितनी सीटें आई है। जनरली इन 1,000 बच्चों में 150 बच्चे आईएएस बनते हैं। जितनी सीटें आई उसके अनुसार मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। लगभग 180 के आसपास आईपीएस की सीटें होती हैं, लगभग 30-40 के आसपास इंडियन फॉरेन सर्विसेज की सीटें होती हैं, लगभग 100 के आसपास रेवेन्यू सर्विसेज की सीटें होती हैं। तो ऐसे अलग अलग पोस्ट आपको मिलते हैं। आप भी जानते हैं कि हर कोई चॉइस पहली आईएएस और आईपीएस ही रखता है, इसलिए जितनी आगे की रैंक आएगी उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपको आईएएस और आईपीएस मिलेगा। आजकल यूट्यूब पर कोई व्यक्ति की रैंक अगर 800 आ गई है तब भी वो लिखने लग गया है कि वो आईएएस बन गया है। तो याद रखना कि 800वीं रैंक तक जनरली आईएएस नहीं मिल सकता है। अगर वो एसटी कैंडिडेट है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद 600वें रैंक तक 700वीं रैंक तक आईएएस मिल जाए। वे लोग यूपीएससी की परीक्षा पास हो गए हैं, लेकिन कई बार अपना क्या होता है कि हवा बनाने के लिए लिख देते हैं कि हम भी आईएएस की परीक्षा में आईएएस बने थे, तो आईएएस नहीं कहलाते हैं। रैंक पर बहुत कुछ इफेक्ट करता है। अब यहां मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि ये जो पूरी परीक्षा हो रही है, तो आप जरा ध्यान से देखिए। फॉर्म आए थे फरवरी में, परीक्षा हुई थी उस साल मई में, परीक्षा हुई मेंस की उस साल सितंबर में, अगले साल अप्रैल तक में इंटरव्यू हुए और अगले साल मई में रिजल्ट आया। तो आप जरा देखेंगे तो वैसे फॉर्म आने से लेकर फाइनल होने तक
15 महीनों का ये पैटर्न होता है। यहां पर इस परीक्षा के बारे में अब आपने बहुत कुछ जान लिया है। ये परीक्षा यूपीएससी नाम की संस्था कराती है, सिविल सर्विस एग्जाम इसको कहते हैं। लोग बोलचाल में यूपीएससी या आईएएस की परीक्षा बोल देते हैं, लेकिन यूपीएससी एक संस्था है, आईएएस एक पद है, परीक्षा का नाम सिविल सर्विस एग्जाम होता है। ये 3 स्टेप में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग सीसेट है और एक इंपॉर्टेंट जीएस है। क्वालिफाइंग वाला आपको पास नहीं कराएगा, फेल कराने की ताकत रखता है। जीएस वाले का कट ऑफ होता है, जो कट ऑफ बदलते रहता है, डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया था, सीटें कितनी ज्यादा थी, वो सब कुछ कारक। फिर मेंस लिखने वालों का भी कट ऑफ डिसाइड करता है कि वहां कितने बच्चे थे, सीट कितनी ज्यादा थी, पेपर का लेवल क्या था। और फिर इसी तरीके से फाइनल इंटरव्यू तक विद्यार्थी पहुंचते और फिर लिस्ट बनती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जब 15 महीने लगते हैं तो तैयारी में भी 15 महीने लगेंगे। तो अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो पेरेंट्स के लिए भी है। यदि पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई भी ऐसे विद्यार्थी देख रहे हैं जिनके छोटे भाई बहनों को ये तैयारी करवाना चाहते हैं, तो याद रखिए तैयारी कराने के लिए एटलीस्ट 1.5 साल पहले तैयारी की शुरुआत करिए। 1 साल पहले तो ही एटलीस्ट तैयारी की शुरुआत करिए ताकि आप सिलेबस कवर कर सके। कोई भी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन जब करते हैं ना, तो हर इंस्टीट्यूट आपको सुनहरी बातें बताएगा ही, क्योंकि मुद्राएं और पैसा कौन कमाना नहीं चाहता। भी मैं भी पैसा कमाने के लिए आपके सामने सारी बातें रख रहा हूं कि यदि आपको मेरी बात समझ में आती है, यदि आप मुझ पर विश्वास रख सकते हैं, तो आप मेरे साथ तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से कंप्लीट कोर्स, सारे विषय पढ़ा देता हूं। प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ विद्यार्थी मुझसे कवर कर सकते हैं। हिंदी और बाइलिंगुअल मेरे बैचेस होते हैं। और अनअकैडमी पर मेरा कोर्स हमेशा ही रिकॉर्डेड से लेकर लाइव रहता है। पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली अनअकैडमी पर मैं जुड़ा हूं, तो इसलिए ऐसा कोई डर नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया, तो पिछले 5 साल से विद्यार्थी लगातार सेलेक्ट होते जा रहे हैं। आप अगर मेरी कुछ क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो वो क्लासेस भी देख सकते हैं। जरूरी यह है कि अगर आप 25 देना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि ये चल रहा है जून का महीना और अगले साल मई में परीक्षा है, 11 महीने बचे हैं। तो यही वो बेस्ट टाइम है जब आप अपनी तैयारी को एक मोटे सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगस्त और सितंबर में भी मैं बैच लेकर आऊंगा, तब भी मैं आपसे यूट्यूब पर कहूंगा कि अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर ये विद्यार्थी की काबिलियत होती है, क्योंकि कई विद्यार्थी गुणवान होते हैं। भाई जो व्यक्ति 12 महीने में काम कर रहा है, कुछ विद्यार्थी 8 महीने में कर लेते हैं, तो वो उनके लिए मेरा चांसेस होता है कि ठीक है भाई, अगर ऐसे कोई क्षमतावान अभ्यर्थी है तो उसके लिए हम हमेशा याद रखते हैं कि वो अभी भी जुड़ सकता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर आप एक औसत विद्यार्थी की, टॉपर की भी बात करें, तो एटलीस्ट 11-12 महीने होने चाहिए, ये जो टाइमिंग है। अब 26 अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट टाइमिंग है। अब एक बड़ा सवाल आपके मन में आता है कि इसकी तैयारी की शुरुआत कब करनी चाहिए। वैसे तो बेस्ट टाइमिंग है कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से आप शुरुआत करेंगे, और अगर उत्साह पूरे 3 साल तक बनाए रखा तो पहले अटेम्प्ट में निकल जाएंगे। ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में भी अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा ज्यादा पढ़ लीजिए, 2 साल में कंप्लीट कर लीजिए। और ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में अगर आप करते हैं तो आपको फिर सारी बातें 1 साल के अंदर कंप्लीट करने की क्षमता होनी चाहिए, तो आप बढ़िया से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ, पीजी के साथ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी इस समय मैं देख रहा हूं कक्षा 8वीं में ही आ जा रहे हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। मेरे 3-4 विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में, 8वीं में हैं। मैं कहूंगा कि मत करिए ऐसा, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, मानव जीवन एक ही बार मिला है। हम मानते हैं कि आप जैसे माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। मेरी माता पिताओं से भी विनती होती है कि जो ख्वाहिशें आपकी पूरी नहीं हुई, आप बच्चे के माध्यम से पूरा मत करिए। जैसे दंगल मूवी सुनने में अच्छी लगी, देखने में बहुत मजा आया, लोगों को लगा, लेकिन देखो बचपन में जो निर्णय लिया गया पिता के द्वारा, वह बच्चियों, लड़कियों ने एक्सेप्ट किया, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रताएं हैं, हर व्यक्ति को जिंदगी एक ही मिली है। वो अपनी जिंदगी किस तरीके से और कैसे बिताना चाहता है, ये उस पर छोड़ा जाए। कक्षा 10वीं तक बच्चे को मत करवाइए तैयारी, यूपीएससी की तो मत कराइए, मेडिकल आप जो कराना चाहते हो कराते चलिए।
उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि एक समय के बाद जब आपको पूरे विषय का ज्ञान हो जाता है, जब आपके पास ज्ञान ठीक ठाक आ जाता है, तो आपको पता चलता है कि यार जिंदगी के जो समय मुझे गुजारने चाहिए थे मजे के साथ, वो मैं कर नहीं पाया और फिर कुंठाओं का जीवन भी हो जाता है। इसलिए कक्षा 11वीं 12वीं के बाद सोचिए और 12वीं के बाद ही तैयारी की शुरुआत कराइए। एक बढ़िया मैच्योरिटी भी रहती है और बच्चे समझ भी पाते हैं। इस समय आपको मैं बता दूं कि तैयारी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, पुनः बता रहा हूं, आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप बस अपना टाइम फिक्स कर दीजिए कि हाँ मैं इतने समय में ये विषय कवर कर दूंगा। मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दिखाकर बता दूंगा कि हाँ भाई ये क्लासेस आप पूरी करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। बिना तैयारी के इस परीक्षा को निकालना इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि अभी मैंने आपको इसका सिलेबस नहीं बताया है। आज के इस वीडियो में मेरा मकसद था कि मैं आपको समझा सकूं कि ये परीक्षा क्या होती है और क्या क्या इस परीक्षा में स्टेजेस होती है। सिलेबस के लिए मैं इसका दूसरा पार्ट ला रहा हूं क्योंकि मैं इस सीरीज के माध्यम से उन विद्यार्थियों को यह समझाना चाहता हूं जो इस परीक्षा में बिल्कुल जीरो से जुड़ना चाहते हैं। यहां मैं बस एक अंतिम बात अपनी रख दूं जो कि मुझे जरूरी लगती है कि हाँ ये विद्यार्थी के पास क्लियरली पता होना चाहिए कि जो सिलेबस से लेकर आगे सारी चर्चाएं होगी वो सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे बार बार लगती है कि यूपीएससी सिविल सर्विस विद्यार्थी को पता होनी चाहिए वो यही है कि लगभग 1 साल की तैयारी, 1.5 साल परीक्षा का, 2.5 साल मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। ये मिनिमम है, बाकी सिलेक्शन दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट में होता है तो ये 2.5 के 3.5 4 साल भी हो सकते हैं। तो इतनी तैयारी करना जरूरी हो जाता है, तभी जाकर इस परीक्षा को आप फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं। परीक्षा बहुत अच्छी है, इसके अंदर मिलने वाली जिम्मेदारियां भी बहुत अच्छी हैं। परीक्षा को देने के पीछे के जो कारण है वो अपने एक प्रकार से जवाबदेहिता समाज के प्रति, आप कोई बेहतर कार्य करना चाहते हैं तो ये मकसद काफी अच्छा है। बाकी पैसा तो आप कहीं पर भी कमा सकते हैं। इस परीक्षा को ज्वाइन करने के लिए या इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह और जुनून जरूरी है। जबरदस्ती अगर आपसे कोई कर रहा है तो मत करिए तैयारी, क्योंकि ये परीक्षा किसी भी विद्यार्थी के द्वारा जबरदस्ती तो पास हो ही नहीं सकती है। बाकी मुझे जरूर बताइएगा, आपके कोई डाउट हो इस परीक्षा की तैयारी को लेकर तो क्लियर कर लीजिएगा। एक चीज बता दूं कि मैं जो लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको ओबीसी सर्टिफिकेट नया बनाना चाहिए जब भी आप परीक्षा दे, हर साल बनाना पड़ता है जब भी वो परीक्षा देंगे तब। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन जो लोग कैटेगरी के उनको भी हर साल इस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नया बनाना पड़ता है। जनरल कैटेगरी वालों को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। एससी एसटी वालों का पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, लेकिन इन दोनों का नया सर्टिफिकेट ही बनाना पड़ता है। इसलिए इस सर्टिफिकेट को आप जून जुलाई अगस्त के महीने में बना लीजिए यदि अगले साल आपको पेपर देना है तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके सिलेबस और इससे जुड़े हुए चैलेंजेस की। मैं पुनः याद दिला दूं कि 24,999 में ये जो ऑफर प्राइस है ये जरूर फायदा उठाइए, क्योंकि इस प्राइस में कभी तैयारी नहीं हो सकती इतने क्वालिटेटिव या इतने बेस्ट टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो बने रहिए, शेयर लाइक जरूर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में जीरो से जानना है। बाय।